आज हम अतीत के उन पन्नों की तरफ जाते हैं जहाँ परसाई अपने कॉलम लिखा करते थे। और हमारे साथ जो बैठे हैं ये अरुण पांडे जी, ये बहुत अच्छे पत्रकार, बहुत अच्छे साहित्यकार, और सबसे बड़ी चीज़ है ये देश के नामचीन नाट्य निर्देशकों में इनका नाम है। अरुण भैया, मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि परसाई को लेके आप क्या कहना चाहते हैं। परसाई जी को लेके मैं क्या कहूँगा। है क्या, ये उनकी जन्म शताब्दी है। 100 बरस हो गए उनकी यादों स्मृतियों के साथ। मेरा संबंध भी करीब 40 वर्षों तक रहा है उनके साथ। उनके लिखे हुए कहानियों का नाट्य रूपांतरण करने से लेके, उसको मंचित करने से लेके, परसाई जी की जो झंडा था उसको लेके चलने वालों में मैं भी एक था, और भी बहुत सारे लोग थे। परसाई की पाठशाला कही जाती थी कि परसाई की पाठशाला के लोग जो हैं वो पत्रकारिता में भी थे, साहित्य के क्षेत्र में भी, और अभी भी हैं। आप नवीन दुनिया में जब थे, उनका एक कॉलम सुनो भाई सुन भाई साधु। साधु वो चलता था, तो आप ही लेने जाते थे उनके पास। हाँ हाँ, क्योंकि लोगों को तो इंतजार रहता ही था, मुझे भी रहता था। तो कभी कभी अगर उनका टाइम पे नहीं आ जाता था तो मैं घर चला जाता था। और उस चक्कर में क्या हुआ कि वो कॉलम रेगुलर हो गया, मतलब बगैर नागा के वो चलता रहा। सुनो भाई साधु जो उनका कॉलम था, उसमें किस तरह के मुद्दों को वो उठाती रही। वो बहुत दैनिक जीवन के मुद्दों को उठाते थे। उस पर सब कुछ राजनीति नहीं रहता था। परसाई ने जो अपने व्यंग्य लिखे, जिन पे आपने नाट्य रूपांतरण भी हुआ, नाटक भी आपने किए, निठल्ले की डायरी, रानी नागफनी की कहानी, माता दीन चांद पे, जैसे कई नाटक आपने मैं उनके। नर्क से बोल रहा मैं हूँ, नर्क से बोल रहा हूँ। चौक पर साई। उनके जो सटायर होती थी, वो उनकी जो लोगों तक पहुंचने की जो वो थी क्षमता, जिसको बोल सकते हैं, या लोगों को सीधे संवाद कर लेती थी। तो आपको क्या लगता है कि नाटक में जब उन संवादों को लाया जाए तो किस तरीके से, क्या कुछ चुनौतियां सामने आती थी। नहीं, मैंने किया, मैंने बहुत सारा उनका रूपांतरण किया। परसाई जी की लगभग सारी कहानियों का मैंने नाट्य रूपांतरण कर दिया। एक किस्सा आता है, एक बार एक नाटक का मंचन शहीद स्मारक में हो रहा था, तो कुछ लोगों ने उसका विरोध किया था। कुर्सियां तोड़ दी गई थी, मंच पे हंगामा करने लगी थी। वो नाटक कौन सा था। पोंगा पंडित, वो संस्कृत नाटक था। और विरोध करने वालों को पता ही नहीं था कि एक कैसा नाटक है। बस विरोध करना था तो उन्होंने कर लिया। धर्म पे भी उनने बड़ी चोट की है, धार्मिक पाखंड पे भी चोट की है। नठल्ली की डायरी अपन देखते हैं, ना रानी नागफनी की कहानी, राजनीति, धर्म, सभी पे उनकी एक बड़ी चोट हुई है। तो ऐसे कौन से धार्मिक पाखंडों पे वो सीधा असर कर रहे थे। तो परसाई जी ने लगभग सभी विषयों पर लिखा है, और बहुत मार्मिक तरीके से उन्होंने इस समाज की बखिया उधेड़ी है। और मैं तो यही कहूँगा कि आज़ादी के पहले का माहौल जानना हो तो मुंशी प्रेमचंद को पढ़ लो, और आज़ादी के बाद के मोह भंग की सारी स्थितियाँ जो हैं
वो परसाई के साहित्य में दिखाई देती है। कोई आपने तो एक पुस्तक भी निकाली थी, गुरु परसाई के व्यंग बाण। एक आध कोई उनका स्लोगन, एक कोई कोटेशन जो आपको याद हो? नहीं नहीं, उसमें करीब 1000 सूक्तियाँ थी परसाई जी की। आज के संदर्भ में जो सूक्ति काम आती है, जिसको लोग जानते हैं कि ये आज के लिए बहुत अरे सटीक इस देश के बुद्धिजीवी शेर हैं, जो लेकिन वो सियारों के यहाँ बैंड बजाते हैं। फैज साहब का एक शेर है, हम एक उम्र से वाकिफ हैं अब ना समझाओ। उनको बहुत लोग समझाते होंगे ऐसा मत करो नुकसान होगा, ऐसा कर लो 4 पैसा जोड़ लो, खुद का घर बना लो, नौकरी मत छोड़ो। बहुत समझाते होंगे लोग उनको कि मुख्य धारा में रहो। तो उनका शेर है, अब ना समझाओ, हम एक उम्र से वाकिफ हैं अब ना समझाओ कि लुत्फ क्या है मेरे मेहरबान, सितम क्या है। वाह! फैज साहब का ये शेर, और परसाई की लेखनी में कई जगह पे कुछ शेर और कुछ कविताओं के भी, मुक्तिबोध की कविताओं का भी उद्धरण वो देते रहे हैं अपने व्यंगों में। और छायावाद के कवियों पर भी वो सीधी चोट भी कर देते थे कई बार। आपने जब ये नाटक किया हम एक उम्र से वाकिफ, दर्शकों तक उसकी अप्रोच क्या रही? मुझे लगता है हमने अभी इसके 2 ही प्रयोग किए, भविष्य में और करने चाहिए, पर इसका बड़ा व्यापक असर हुआ। एक तो किसी इंसान के बनने की प्रक्रिया कि एक बहुत छोटे से जमानी जैसे गांव में एक लड़का कैसे बड़ा होकर हरिशंकर परसाई बन जाता है, ये उसके जीवन में घटी घटनाएं और उन घटनाओं का जो प्रभाव उनके हृदय पे पड़ा और जो व्याख्या उनने तैयार की कि जैसे शुरुआत में ही प्लेग फैला है, सब लोग चले गए हैं गांव के बाहर, माँ बीमार है, सब लोग ओम जय जगदीश हरे आरती कर रहे हैं, भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे, और माँ नहीं रहती। तो ये करुणा से उनका हृदय भरता है और तर्क भी उनके भीतर पहली बार आता है। फिर बग्गा माँ साहब उन्हें मिल जाते हैं। ऐसा इतना प्रतिभावान शिक्षक ऐसे गांव में कैसे पहुंच गया और शेक्सपियर के नाटक कराए। धीरे धीरे वो जबलपुर पूरी एक उनकी यात्रा है जिसमें करुणा है और उनमें ये विवेक भी आ जाता है कि मुझे पक्ष किसका लेना है, तो वो पक्ष भी लेते हैं और उसकी करुणा से द्रवित होकर पक्ष लेते हैं। आशीष, मुझे याद है कि मैं आकाशवाणी में था उस समय, अनाउंसर भी था, कंपेयर भी था। परसाई का मेरा बचपन करके एक सीरीज चल रही थी, दिल्ली से रिकॉर्डिंग होती थी। तो एक दिन ऐसे ही सुरेश पांडे जी के साथ गए तो पांडे जी ने बोल दिया कि गंगा भी कविता लिखता है। तो उन्होंने बोला सुनाओ। वो मेरे लिए बड़ा एक अलग क्षण था कि परसाई को मैं कविता सुनाऊं, क्या सुनाऊं। लिखते थे नहीं हम, केवल एक दिमाग में घूमती थी कविता। तो वो कविता थी, हे ईश्वर तुम्हारा अंश हमारे भीतर कहाँ रहता है, समझ नहीं आता। भूख लगती है तो उदर में प्रतीत होते हो, प्यास में होठों पर आते हो, स्वप्न सुंदर आते हैं तो महाराज करते हुए तुम लगते हो। एक बात पूछूं जवाब दोगे? कविता लंबी है, ये बीच का आखिरी का हिस्सा है। एक बात पूछूं जवाब दोगे? क्या मेरी माँ के बीमारी में, मेरे पिता की बेहोशी में और मुनिया की बेरोजगारी में वहां भी तुम हो? क्या पैरों बात, की फटी बीमारियों में भी तुम ही हो। क्या बात। और अगर हो तो मैं दावे से कह सकता हूँ, हे ईश्वर तुम वहां नहीं जहाँ होना था। परसाई जी ने ये कविता मुझसे उसी समय लिखवाई। क्या बात। लिखो कागज पे, हमने लिख के दी और उनने उस कविता को रख लिया। अब भी भूल गए। कुछ दिन बाद एक दिन हमारे पास फोन आया कि संडे मेल में गंगा तुम्हारी कविता प्रकाशित हो गई। वो मेरी पहली कविता थी जो कहीं प्रकाशित हुई। क्या बात। तो परसाई जो है, मेरी नज़र में मुझे लगता है कि परसाई ने ईश्वर को एक ऐसी स्थिति से देखा है कि ईश्वर नाम की चीज पे उनका भरोसा धीरे धीरे हटता चला गया। अनीश्वरवादी हो चुके थे। ये मैंने अपनी कविता सुनाई, लेकिन चर्चा दोस्तों ये
आशीष से बात करते हुए वो अपनी स्मृतियों में आ गया मैं। तो आशीष, चर्चा बहुत है, हरिशंकर परसाई एक बड़ा विस्तृत कैनवास है। जब भी हम परसाई को पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो वो एक कबीर की तरह से बिल्कुल। खड़े मिलते हैं। पंकज भाई, मेरा मुद्दा है कि कौन कितना परसाई को जानता है, आपको क्या लगता है? देखिए, इस शहर में, मतलब जबलपुर शहर में, परसाई को जानने वाले, मुझे तो लगता है, मतलब दहाई में नहीं, सैकड़े में नहीं, हजार में नहीं, लाखों लोगों का ये दावा है कि वो परसाई को जानते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि परसाई जी को जानना बहुत कठिन काम है। परसाई जी की जो आत्मा है, परसाई जी का जो लेखन है, ये परसाई जी का जो जीवन था, वो करीब से देखने वाले बहुत कम संख्या में, बहुत ही कम लोग हैं। और कोई भी व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता कि वो परसाई जी को जानता है। हर आदमी के अपने अपने अलग अलग अनुभव हैं। आपके भी अनुभव रहे होंगे और मेरे भी अनुभव। देखिए, परसाई ने खुद लिखा है कि मैं लेखक छोटा पर संकट बड़ा हूँ। तो लोग उस चीज को समझ नहीं पाए। वो एक जिस तरीके से बात करते थे, आम आदमी के बीच से उठाते थे, कुछ व्यंग उठा लेते थे, कुछ ऐसी घटनाओं को वो सामने रख देते थे। वैसे परसाई का बड़ा व्यापक दृष्टिकोण रहा है। चेखव से लेके चैपलिन और तमाम लोगों को उन्होंने अपने जीवन में एक तरीके से लेखन में उतार के रखा।